आमदीद। आज हम पढ़ेंगे मज़मून उर्दू ज़बान व अदब। उर्दू ज़बान व अदब के बारे में आज हम मज़मून पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो फ्यूचर में आने वाले जो आपके लेसन हैं तो वो आपके पास जल्दी से पहुँच सके। अब यहाँ पर देखें, ये जो मज़मून है ये बोर्ड में आ चुका है 2011 में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये मज़मून है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका खाका क्या है, कि हम जहन में माइंडसेट बनाएंगे कि कैसे हम इसको शुरू करेंगे। जैसे पहला है कि हम बयान करेंगे ज़बान खुदा की एक नेमत है। उर्दू ज़बान मतलब हम किसी चीज़ के बारे में जब मज़मून लिख लेते हैं, तो मैं मज़मून शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हदायत दे रही हूँ, तो वो आप जहन में रख लें, आपको मज़मून लिखने में आसानी होगी। तो जैसे ये उर्दू ज़बान पर लिख रहे हैं, उर्दू ज़बान हम इसका नाम तारीख़ तारुफ ये बयान करेंगे। फिर उर्दू के जो शुरू के जो शायर हैं, मतलब बड़े बड़े नाम हैं उर्दू के, जिनके बग़ैर उर्दू अदब जो है नामुकम्मल है, उनमें हम उनका ज़िक्र करेंगे। जैसे वली, मीर, तकी मीर, दर्द और सौदा। ठीक है। कंप्यूटर कंपोजिंग की सहूलत, उर्दू में तालीम कैसे है, दीनी मालूमात तो कैसे उर्दू में समोया गया है। अच्छा, ये देखें, आप ये पॉइंट्स ज़रूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद मुख्तलिफ अदवार हैं उर्दू के, जैसे मुसफ़ी, गालिब, ज़ौक़, आतिश, अनीस का दौर, मतलब हर देखिए। फिर अकबर हाली का दौर आ गया, अल्लामा इकबाल का आ गया, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शायरी आ गई। ठीक है। इस तरह आप देखें, यानी उर्दू को फ़रोग़ देने वाले अदारे कौन से हैं, उर्दू पेश को दरपेश मसाइल कौन से रह गए, मशरिक़ पाकिस्तान की अलहदगी हुई तो उस वक्त उर्दू ने क्या सूरत इख्तियार की, क्या मुश्किलात उसको पेश आईं। ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होना, एक वक्त था कि मतलब जब तकसीम नहीं हुई थी इसकी हिंदुस्तान की, तो उस वक्त उर्दू को अहमियत नहीं दी जाती थी, अंग्रेज़ी को और हिंदी को अहमियत दी जाती थी। मतलब ये हम सब चीज़ें जो हैं ज़ेर बहस लाएंगे इस मज़मून में। लेकिन सबसे पहले आप ये जो है ना, ये पॉइंट्स आप इनको जहन में रखेंगे। आपने पॉइंट्स बनाने नहीं हैं, लेकिन आप इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो आपको एक स्केच बन जाएगा, मतलब एक खाका बन जाएगा आपके जहन में कि भाई हमने किस तरह मज़मून शुरू करना है, क्या क्या चीज़ हमने ज़ेर बहस लानी है। तो शुरू करते हैं अपना मज़मून। ज़बान अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। ज़बान अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, अब ये ज़बान है जो हम बोल रहे हैं, उर्दू है या हमारी ज़बान इंग्लिश है या कोई भी है, एक ज़बान है तो हम एक दूसरे से राब्ते में हैं, हम कोई बात कर सकते हैं। ठीक है। जब हम ज़बान ही एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, उसमें अल्फाज नहीं होंगे, तो हम कैसे कोई गुफ्तगू कर सकेंगे। ये कुदरत का वो तोहफ़ा है जिसकी कोई मिसाल या नज़ीर नहीं पेश की जा सकती। बुलंदो बाला आसमान हो या सूरज चांद तारे हों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या ठाटे मारते समंदर हों, हर कोई अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाने के मज़े से महरूम है। ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर हम बुलंदों वाला आसमान को देखते हैं, सूरज चांद तारे देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हैं, खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, ठाटे मारते समंदर देखते हैं, जो कई मुल्कों के बराबर एक समंदर होता है, ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई, ये अपनी कहानी अपनी ज़बानी नहीं सुना सकते। ये क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि जानवर और परिंदों के पास बज़ाहिर ज़बान तो होती है, मगर वो इंसानों की तरह क़ुव्वत गोयाई मतलब इजहार की सलाहियत से महरूम नज़र आते हैं। मतलब उनकी ज़बान नहीं है, वो नहीं बोल सकते, अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। ज़बान इंसान के लिए बहुत अहमियत और अफादियत की हामिल है, मतलब फ़ायदेमंद है। इंसान के दिल में उभरने वाले ख्वाहिशात हों या बेदार होने वाले जज्बात, ठीक है, उसके दिमाग में पैदा होने वाले सवालात हों या अक्ल शऊर में जन्म लेने वाले तसव्वुरात, मतलब जहन में कोई तसव्वुर जहन एक बन रहा है या दिमाग में कोई सवाल उठा है किसी भी मामले में, तो हर एक का इजहार इंसान अपनी ज़बान से करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने क़ुव्वत गोयाई, ठीक है, मतलब बोलना और गुफ्तगू करने की सलाहियत को इंसान के लिए ख़ास एहसान शुमार किया है। इरशाद रब्बानी है, रहमान है जिसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया और उसे बयान की तालीम दी। ठीक है। यहाँ ये आ गया हमारे पास एक आयत का हवाला। ठीक है। इंसान माफ़ी ज़मीर के ज़रिए एक ज़रिया ज़बान भी है, यानी इंसान अपने ज़बान से काम लेते हुए एक मखसूस और मौजूद निज़ाम के तहत बोली जाने वाली
بولی یعنی زبان کے ذریعے دل کی بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب یہی بات زبان جو ہے وہ جانوروں کو تو عطا کی گئی ہے، مطلب وہ بول نہیں سکتے، وہ زبان جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ الفاظ نہیں بولتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ دوسرے قدرتی مناظر جو ہیں وہ اپنی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو قوت گویائی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان اپنے دلی جذبات، کیفیات، مگر اظہار ذات کا ایک اور اعلیٰ ترین مرحلہ بھی ہے، یعنی انسان اپنے دلی جذبات، کیفیات اور حالت کا اظہار اس طرح کرے کہ ابلاغ بھی ہو جائے اور اس میں لطف کی شان بھی ہو جائے، اسی کو ادب کہتے ہیں۔ زبان اور ادب کا گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان و ادب اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی پہچان، ایک وقت ایسا تھا کہ اردو ایک لشکری زبان تھی، اس کی کوئی کوئی ایک حتمی صورت نہیں تھی۔ اس میں آہستہ آہستہ اس زبان نے نئے بڑے بڑے شاعر پیدا کیے، اس زبان نے بڑے بڑے نثر نگار پیدا کیے، اس زبان نے بہت زیادہ اپنا ادبی سرمایہ جو ہے اس زبان نے پیدا کر لیا، اور اب یہ دنیا کی بہترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے اور خوبصورت زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی لشکر یا لشکرگاہ، مطلب لشکر کے ٹھہرنے کی جگہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ جس چیز کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں پہلے آپ بتائیں گے کہ یہ چیز ہے کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اردو زبان کے یہ لفظ سب سے پہلے مرزا غلام حسین تحسین نے اپنی کتاب نو طرز مرصع میں استعمال کیا، مطلب اردو کا جو لفظ ہے مرزا غلام حسین تحسین نے اپنی کتاب نو طرز مرصع میں استعمال کیا۔ شعراء میں سب سے پہلے غلام حمدانی مصطفی، یہ بہت بڑے شاعر ہیں پہلے دور کے، انہوں نے اس لفظ کو جو ہے اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں 3 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پیش کیا تھا کہ اردو زبان کا ارتقاء مطلب ترقی کے جو ہے 3 جو ہے نظریے ہیں۔ انہوں نے موقع پیش کیا کہ اردو زبان پنجابی زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے، کیونکہ پنجابی بہت قدیم زبان ہے، اور اپنے موقف کی حمایت میں 28 مختلف علمی و تحقیقی دلیلیں پیش کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ایک نظریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا تصور ڈاکٹر مسعود حسن خان نے پیش کیا۔ کتاب کا نام اردو زبان کا مقدمہ۔ مسعود حسن خان نے یہ موقف اختیار کیا کہ اردو زبان دراصل کھڑی بولی اور برج بھاشا کی جو ہے ترقی یافتہ شکل ہے، مطلب برج بھاشا ایک زبان تھی، وہ کہتے ہیں اس نے جب ترقی کی تو وہ دہلی کے گرد و نما میں بولی جاتی تھی، یہی اردو ہی تھی، ٹھیک ہے۔ برج بھاشا یا کھڑی بولی یہ اردو کے پہلے کے نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ترقی کی تو وہ دہلی کے گرد و نما میں بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس تصور کے ابتدائی جو نقوش ہیں مولانا محمد حسین آزاد، یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہاں ملتے ہیں۔ تیسرا نظریہ ڈاکٹر سہیل بخاری نے پیش کیا۔ کتاب کا نام اردو کی داستان ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پہلے نظریے کو 28 دلیلوں کو ایک ایک کر کے جو ہے رد کیا۔ ان کا موقف ہے کہ اردو زبان در حقیقت دراوڑی زبان کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ ان تینوں تصورات میں جزوی سچائی موجود ہے۔ اردو قواعد صرف و نحو، مطلب اردو قواعد صرف و نحو مطلب اردو کی جو گرامر ہے اس کی اصول اور اردو کے ذخیرہ الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اردو زبان کے لیے بنیادی ذخیرہ الفاظ جو ہیں پنجابی نے مہیا کیے، مطلب پنجابی اور اردو ملتی جلتی ہیں، کچھ الفاظ کا فرق ہے، لہجے کا فرق ہے، ٹھیک ہے، بہرحال فرق تو ہے، لیکن جبکہ قواعد اور جملوں کی ساخت اور اس زمانے کی کھڑی بولی برج بھاشا وغیرہ سے حاصل کی گئی، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں لکھی جانے والی نثر کی پہلی کتاب، آپ یہ جو تاریخ اردو کی لکھی گئی ہے اس میں سے آپ تھوڑی سی اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو یہ کر لیں، یہاں سے کریں، مطلب آپ یہ ضرور بتائیں کہ اس کے آغاز و ارتقاء کے 3 نظریے ہیں، تو پہلا یہ حافظ محمود شیرانی کا بتا دیں کہ اور یہاں تک آپ کر لیں، یہاں تک، ٹھیک ہے، جو دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے، آپ اتنا کر لیں، ٹھیک ہے، یہ کافی ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ لکھیں گے نا، یہاں پہ 4 لائنیں ہیں، جب آپ لکھیں گی تو یہ 6 لائنیں جو ہیں آسانی سے ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اتنی مشکل میں آپ نہ پڑھیں۔ اردو زبان میں لکھی جانے والی نثر کی پہلی کتاب جو ہے وہ ملا وجی کی سبرس ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے تمثیلی انداز اختیار کیا اور جو حسن و عشق اور عقل کو مجسم صورت میں
دکھایا ہے، جبکہ اردو شاعری کی پہلی کتاب، یہ نثر کی پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور شاعری کی پہلی کتاب ہے کربل کتھا، ٹھیک ہے، اور اس کے شاعر کا نام فضلی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے، مطلب جو ایسے شاعر جو دیوان بھی رکھتے ہیں ان کی مطلب تمام غزلیں نظمیں جو ہیں ایک ہی جگہ پر چھپی ہیں، تو وہ پہلے صاحب دیوان جو شاعر ہیں اردو کے وہ قلی قطب شاہ ہیں۔ آغاز میں صوفیہ کرام نے اپنے ملفوظات اردو میں پیش کیے، جنوبی ہند میں مثنوی کو زیادہ رواج حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غزل بھی لکھی جاتی رہی۔ غزل کا سب سے اہم شاعر ولی دکنی ہے، ولی دکنی جو ہیں غزل کے پہلے شاعر ہیں، اہم شاعر ہیں، جنہوں نے حسن و عشق کو بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے بیان کیا، محبوب کی خوبصورتی کو بہت خوبصورتی سے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ وہ اس میں مہارت رکھتے تھے اور اس وجہ سے وہ مشہور ہیں۔ ان کا یہ شعر دیکھ لیتے ہیں، باعث رسوائی عالم ولی، باعث رسوائی عالم ولی، مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی ہے، ٹھیک ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اردو شعر و ادب کی محفل جنوبی ہند کی بجائے شمالی ہند میں جمنے لگی۔ آغاز میں اہام گو شعرا آئے، لیکن جلد ہی اہام گوئی کی جگہ حقیقت نگاری نے لے لی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اہام گوئی کیا ہوتی ہے۔ اہام گوئی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مطلب شاعر شاعری کرتا ہے تو بظاہر وہ جب شعر لکھتا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے، چاہے آپ ہیں یا کوئی اور ہے، تو وہ جب شعر پڑھتا ہے، مطلب اہام گوئی ٹائپ کے جب وہ شعر پڑھتا ہے تو پہلے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید درست کہنا کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ ایک نزدیک کا مطلب لیتا ہے، پھر وہ دور کا مطلب لیتا ہے، تو بالآخر وہ جو شاعر کے کہنے کا اصل مقصد ہے اس تک پہنچ جاتا ہے اور شعر میں ایک قسم کا لطف پیدا ہو جاتا ہے اہام گوئی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی جگہ حقیقت نگاری نے لے لی اور شعر و ادب کے افق پر وہ نام طلوع ہوئے کہ یہ دور اردو شاعری کا سنہری دور کہلایا۔ ان شاعروں میں قصیدہ نگاری کے حوالے سے مرزا محمد رفیع سودا، مثنوی کے حوالے سے میر حسن مثنوی نگار تھے، اور غزل کے حوالے سے خواجہ میر داد اور میر تقی میر کے نام بہت اہم ہیں۔ میر تقی میر بہت قدیم ہیں، مطلب مرزا غالب سے بھی پہلے کے یہ شاعر ہیں۔ گفتگو ہم سے ریختہ میں نہ کر، یہ ریختہ جو ہے اردو کا پہلا نام ہے، ریختہ میں نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے، ٹھیک ہے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ شعر اس میں مضمون کافی ہیں جو آپ کو ایزی لگے، بہت آسان لگے تو وہ آپ ایڈ کریں، لیکن ضرور ایڈ کریں۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ شعر ضرور ایڈ کریں، لیکن جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ ایڈ کریں۔ اب یہ اگلا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ شعر میرا خیال ہے آپ نے سنا ہوا ہوگا، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، ٹھیک ہے۔ برصغیر کی سیاسی اور انتظامی حالت ان دنوں میں بہت بڑی ابتر تھی، مطلب بری حالت میں تھی۔ بیرونی حملہ آوروں، مقامی اقوام کی بغاوتوں اور تختہ نشینیوں کی جو لڑائیاں تھی، اس کی وجہ سے دہلی تباہی اور بربادی کا شکار ہوا۔ دہلی جو ہے تباہ ہو گئی تھی، بیرونی حملے ہوتے تھے، کیونکہ بیرونی حملے کس طرح ہوتے تھے، کیونکہ انگریز جو ہیں انہوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تھا، ہندوستان میں وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے وغیرہ وغیرہ، آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس وجہ سے جو ہے وہاں کے حالات خراب ہو گئے۔ چنانچہ شعراء وہاں سے ہجرت کر کے، شعراء کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، انہوں نے ہجرت کر کے فیض آباد اور لکھنؤ آنا شروع ہو گئے، انہوں نے دہلی کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ البتہ کچھ شاعر تھے، کچھ ایسے شاعر بھی تھے جیسے غالب ہیں، ولی ہیں، اور کچھ ایک دو شاعر ہیں، انہوں نے جو ہے خواجہ میر داد ہو گئے، انہوں نے کبھی دلی کو نہیں چھوڑا چاہے جتنے بھی حالات خراب ہوئے۔ لکھنؤ میں اردو زبان کی نوک پلک سنوارنے کی طرف توجہ دی گئی اور لفظوں کے استعمال کے لیے ناسخ یہ شاعر ہیں خواجہ امام بخش ناسخ، ٹھیک ہے، ان کا پورا نام امام بخش ناسخ۔ انہوں نے کچھ قواعد مقرر کیے جن کو ان کے شاگردوں نے جو ہے فروغ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لکھنوی شاعری میں جذب و احساس کی کسی حد تک کمی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ شعراء نے جو زبان استعمال کی ہے اس میں کبھی تصنع دکھائی دیتا ہے، مطلب بناوٹ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آتش اور ناسخ نے اردو غزل کو ایک نیا لہجہ اور بانک پن جو ہے عطا کیا۔ آتش اور ناسخ ان کا ایک دور تھا، اردو میں سنہرا دور تھا۔ یہ دو شاعر ایک دوسرے سے مقابلے پہ شاعری کرتے تھے کہ کس کی شاعری زیادہ اچھی ہے یا کس کی زیادہ اچھی ہے، لیکن شعراء نے آتش کو جو ہے وہ ناسخ پر ترجیح دی، مطلب آتش کو ناسخ سے بڑا شاعر قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔
ख्वाजा हैदर अली आतिश, आपने नाम पढ़ा होगा, इनकी पढ़ी भी होंगी आपने गज़लें। उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, रवैये किसके लिए किस किस का मातम कीजिए, ये आतिश का जो है शेर हो गया। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, हाय मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ, ये नासिक का शेर है। लखनऊ में मरसिया निगारी को फ़रोग़ हासिल हुआ और मीर बबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत दबीर जैसे मरसिया गो शायर पैदा हुए। मरसिया गो शायर मीर बबर अली अनीस का मरसिया है जो उन्होंने करबला पर लिखा बेहतरीन मरसिया, जो अब तक करबला का जब जिक्र होता है मीर बबर अली अनीस के मरसिए के आगे किसी का मरसिया कुछ भी नहीं है। गालिब और मोमिन का दौर था, फिर गालिब और मोमिन एक ही दौर के शायर थे। क्लासिकल उर्दू शायरी का नुक्ता अरूज है बकौल फैज़ अहमद फैज़। कदीम उर्दू गज़ल अपने इत्तका के तमाम तर इम्कानात गालिब के यहाँ मुकम्मल करती दिखाई देती है। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये मिर्ज़ा गालिब जब मीर तकी मीर की शायरी पढ़ते थे तो पढ़े, जब उन्होंने पढ़ी, मैंने आपको पहले बताया जो मीर हैं वो गालिब से कुछ पहले के दौर के हैं, तो गालिब ने उनकी अज़मत को एतराफ़ किया था। और इस शेर में वो कह रहे हैं, देखिए मैं आपको जो शेर है उनके पीछे जो कहानी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहते हैं रेखते के, मतलब रेखता मैंने आपको बताया उर्दू का पहले वाला नाम है। वो कहते हैं रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, गालिब सिर्फ तुम ही उस्ताद नहीं हो उर्दू के, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मतलब मीर तकी मीर के बारे में कह रहे हैं कि वो भी थे, वो भी बड़े शायर थे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। वो जो रूठे यूं मनाना चाहिए, ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये ज़ौक़ का है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। और गालिब में और ज़ौक़ में जो है तकरार रहती थी कि कौन बड़ा शायर है, गालिब बड़े शायर हैं या ज़ौक़। ज़ाहिर सी बात है गालिब बड़े शायर हैं और उनको उनकी अज़मतों को अब तक तस्लीम किया जा रहा है। बहरहाल 1857 की नाकामी के बाद मुसलमान दानिश्वरों के सामने ये मसला पेश आया कि असरी तकाज़ों से किस तरह नबर्द आज़मा हुआ जाए। ऐसे में एक तरफ अगर मज़हब के अहया की तहरीक शुरू हुई तो दूसरी तरफ सर सैयद जैसे बतले जलील ने यह ज़रूरी समझा कि मुसलमान जदीद अलूम से वाक़फियत हासिल करें। आपने पढ़ा होगा मुतालिया पाकिस्तान की उसमें कि वो सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान जदीद अलूम से वाक़फियत हासिल करें। जदीद अलूम मतलब वो कहते थे कि अंग्रेज़ी ज़बान का को भी सीखें ताकि वो तरक्की कर सकें, क्योंकि अंग्रेज़ी एक गैर मुल्की ज़बान थी, इंटरनेशनल ज़बान थी। तो चुनांचे उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी और अपने रुफ़क़ा के साथ, मतलब दोस्तों के साथ जो अपने उनके साथ के थे लोग, उनके साथ मिलकर सोई हुई कौम को जगाने का काम किया। अलीगढ़ का अदबी पहलू नस्र निगारी से मुंसलिक है। अगर अलीगढ़ को देखा जाए तो उसमें नस्र निगारी जो है वो बहुत अरूज पर थी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नस्र निगारी और सर सैयद ने मजमून निगारी को जो है रिवाज दिया। नज़ीर अहमद ने नावल निगारी का डोल डाला। नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़े नावल निगार थे। डोल डाला मतलब उसकी बुनियाद रखी। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली ने सवाने उम्री लिखने की दाग बेल डाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली ने सवाने उम्र लिखी, मतलब किसी की ज़िंदगी पर किताब लिखना। उसके साथ मधु जज़र इस्लाम लिखकर शायरी को एक नया रुख अता किया। अलीगढ़ तहरीक मकसदियत की तहरीक कहलाती थी। ठीक है, मकसद था इस तहरीक को चलाने का कि जितने भी लिखने वाले थे उनके सामने एक नस्बुल ऐन था, मतलब एक मकसद मौजूद था कि मुसलमान ज़िंदगी के हर शोबे में ज़वाल पजीर थे। फ़र्क रखा जाता था, अंग्रेज़ फ़र्क करते थे मुसलमानों और हिंदुओं में। हिंदुओं को मतलब तमाम सीटों पे लगा देना और मुसलमानों को साइड पर कर देना, हर चीज़ में उनको नीच समझना। इस सवाल को तरक्की में उस वक्त बदला जा सकता है जब कौम असली तकाज़ों को समझे और जदीद अलूम की मदद से इन मसाइल को हल करे। 1900 में शेख अब्दुल कादिर ने लाहौर से रिसाला मखज़न जो है जारी किया, जिसमें उस अहद के जो है नए लिखने वालों की तहरीरों को शामिल किया। बरसगीर में ये वो ज़माना था कि जब आज़ादी की जो जद्दोजहद एक वाज़िया रुख इख्तियार कर रही थी। चुनांचे मखज़न के मुसन्निफ़ीन की तहरीरों में जोश व जज्बा, आज़ादी की तड़प, अनदेखी दुनियाओं की तलाश और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो मतलब मुसन्निफ़ों की तहरीर में जोश था, जज्बा था। अगर वो लिखते भी थे उस वक्त के मुसन्निफ़ीन तो वो मुसलमानों की भलाई के लिए लिखते थे, उनका लिखने का मकसद होता था। ऐसे कोई कहानी राम कहानी लिखना शुरू नहीं कर देते थे। उनका मकसद होता था कि लोगों में जोश व जज्बा पैदा किया जाए, आज़ादी का एक में उनका जज्बा पैदा किया जाए, उनका कलम काम करे और लोगों में जो है आज़ादी का जो है शऊर हो।
चुनांचे ये रसाला एक तहरीक की सूरत में इख्तियार करके इससे जिसे रोमानी तहरीक कहते हैं, ठीक है। उर्दू की एक तहरीक गुजर चुकी है, रोमानी तहरीक। इस तहरीक से वाबस्ता अफराद में सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम रोमानवी तहरीक के नाम हैं ये, जिनमें ये लोग शामिल थे। इम्तियाज़ अली, मजनू गोरखपुरी, नियाज़ फतेहपुरी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शामिल थे। अल्लामा इकबाल भी मुखज़िन के साथ शामिल रहे। इकबाल ने शायरी को नए इम्कानात से आशना किया और गहरे असरात जो है मुरतब किए। 1936 में अदब में तरक्की पसंद तहरीक जो है वो शुरू हुई, और इसके बाद जिसमें ज़्यादातर असर कम्युनिस्ट और इश्तराकी अदीबों का था। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने भी काबिल कदर इजाफ़ा किया। आज़ादी वतन के बाद कम्युनिस्ट इश्तराकी पार्टी पर जो है पाबंदी लगा दी गई, और फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत बड़ा नाम शायरी के हवाले से, और उनके दोस्तों पर पिंडी साजिश केस के बायस 4 से 5 साल की कैद दी गई। मतलब इनको फैज़ अहमद फैज़ को 5 साल की कैद दी गई, और तंजीमी सतह पर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अब हम उर्दू की तारीख ही पढ़ रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि कितने शायर आए, ये नस्र निगार आए, उन्होंने कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और हम ये बातें देख रहे हैं। लेकिन उसके असरात उस वक्त से लेकर आज तक उर्दू शेर व अदब में बड़े नुमायाँ हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उर्दू नज़्म में बहुत से आला दर्जे के शायर जो हैं मनसफ़ा शहूद पर आए, जिसमें तसद्दुक़ हुसैन, खालिद, मजीद अमजद, नून मीम राशिद बड़े बड़े नाम हैं, नज़्म निगार हैं ये। अख्तर हुसैन जाफरी, हबीब जालिब, ठीक है। जबकि गज़ल में नासिर कादमी। आप इनमें से कुछ नाम याद कर लें और आप वो लिख दीजिएगा कि नज़्म में भाई ये शायर हैं और तो गज़ल में ये शायर मशहूर हैं, ठीक है। नासिर काज़मी है, सैयद आबिद अली आबिद हैं, सैफुद्दीन सैफ, अहमद अदीम कासमी शामिल हैं, ठीक है। अब ये उनके कुछ शेर हैं, आप इनको देख लीजिए, जो आपको आसान लगे वो आप ऐड कर लीजिए। कम से कम 3 तो शेर होने ही चाहिए मज़मून में, कम से कम, ठीक है, जो आपको आसान लगे। अच्छा, अफसाना निगारी के मैदान में सआदत हसन मंटो, अगर अफसाना निगारी देखें उर्दू की, ये अफसाने लिखे गए, सआदत हसन मंटो का नाम, अफसाना निगारी का नाम ले तो सबसे पहले जहन में आता है मंटो। इशफाक अहमद को आप जानते होंगे, अहमद नदीम कासमी, गुलाम अब्बास, हाजरा मसूर, मंशा याद, ये कुछ नाम है, ये आप याद कर लें। जबकि अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सदीकी, खजीजा मसूर, मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो अब भी हैं, ठीक है, ज़िंदा हैं, जमीला हाशमी, रज़िया फसीहुद्दीन बानो कुदसियाँ, ये तो जा चुकी हैं इस दुनिया से, वगैरह ने नावल निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाया है। उर्दू सफ़र अगर, अच्छा अब सफ़रनामा आ गया है, ठीक है। सफ़रनामा निगारी में आप देखेंगे इब्ने इंशा, बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, इन्होंने मकबूल बनाया। जबकि मुस्तनसर हुसैन तारड़, इन्होंने जो है सफ़रनामा निगार में लिखे। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, आपके नसाब में ये होगा, आपने पढ़ा होगा बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सफ़रनामा, ठीक है। दूसरे कई लिखने वालों ने इस सन को उर्दू अदब में एक बड़ा मकबूल मकाम दिलाने में भरपूर किरदार जो है अदा किया, ठीक है। आज़ादी के बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी उर्दू अदब तरक्की कर रहा है। उर्दू ज़बान के सबसे अहम नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर भी भारत ही में मुक़य्यम रहीं, ठीक है। एक नावल निगार है कुर्रतुल ऐन हैदर, वो इंडिया में रहती थी, ठीक है, भारत में मुक़य्यम है। इनके अलावा सैयद अली सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, काजी अब्दुल सत्तार, फ़िराक गोरखपुरी वगैरह भारत में रहकर उर्दू अदब के लिए कोशिश करते रहे हैं। उर्दू अदबी तहकीक और तनकीद के सरमाए से भी माला माल है, जबकि इसका मजमूई अदब किसी भी तरक्की याफ्ता अदब के मुकाबिल रखा जा सकता है, ठीक है। उर्दू जो है एक तहकीकी और तनकीदी सरमाए से माला माल है। इसका पीछे से तारीख़ में इस ज़बान ने कुछ काफ़ी मुश्किलात भी देखी, लेकिन अब ये एक मुकम्मल ज़बान है जिसका एक बहुत सरमाया है। इसके सरमाए में बहुत अजीम शायर हैं, अफसाना निगार है, नावल निगार है, सफ़रनामा निगार है, मतलब हर किस्म के इस ज़बान ने जो है अदीब पैदा किए। और उर्दू की ज़बान की बड़ाई के हवाले से भी ये कुछ शेर हैं। कौमी ज़बान हमारी है, ये सब के दिलों को प्यारी है ये, ठीक है। ये देखें, ये सारे शेर हैं उर्दू के हवाले से। आप इनमें से जो उर्दू की तारीफ़ में है तो आपको जो आसान लगे आप वो करें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जो है वो करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।